नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ सवाल बेबाक। उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हुआ और जिस तरीके से जो है एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहा है, बीजेपी के पक्ष में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता पर वापसी कर रही है और दूसरी तरफ उत्तराखंड की अगर यहाँ पर बात की जाए तो उत्तराखंड में भी यहाँ पर जमकर जनाधार जो है वो यहाँ पर बीजेपी पार्टी को मिला है। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ अमित नागर, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। अमित से यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जितना जनाधार यहाँ पर मिला है, क्या वाकई में उतनी उम्मीद थी? अमित जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका नेशन 24 न्यूज पर सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देखते हैं सर आप, क्योंकि एग्जिट पोल जो है उत्तर प्रदेश की बात की जाए या फिर जो है उत्तराखंड की बात की जाए, जमकर समर्थन मिला है आपको? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इस बात से हम पहले आश्वस्त थे चुनाव से पहले जी क्योंकि हम जमीनी लोग हैं, भाजपा वाले। जी किसी जी खानदान की कोई पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता की सुनने वाली पार्टी है। तो पहले से मालूम था सभी को कि हमारी जीत सुनिश्चित है। लेकिन जिस तरीके से अमित जी यहाँ पर पश्चिम यूपी में आरएलडी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया और ये उम्मीद थी यहाँ पर सपा और इस पूरे गठबंधन को कि बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। लेकिन कल शाम जैसे ही यहाँ पर एग्जिट पोल सभी जो है चैनल ने यहाँ पर दिखाए, सब के सब जो है बीजेपी के जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कैसे कैसे हासिल हुआ यह समर्थन जनता का? दरअसल मैं आपको बताना चाहूंगा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो अपने वोटर्स हैं जी वो रालोद और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को पहले से समझ चुके थे। जी उनको मालूम था कि हमारे साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है, कि हमारी वोटों के साथ क्या ये लोग करने वाले हैं। हमारे जो क्षेत्र के नेता हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं हमारे जी क्योंकि ये बात जो चल रही थी लोक दल की बात कर रहे हैं आप, आरजेडी, तो उसमें आप सीधे समझ सकते हैं कि वो चौधरी वोटों को लुभाने के लिए उनको इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये भूल गए कि हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष वो भी उसी जाति से हैं। हमारे सांसद जी मुजफ्फरनगर से बालियान जी, डॉक्टर साहब, वो भी उसी जाति से हैं। हमारे भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय मंत्री जी, तो हम लोगों ने जो जिला पंचायत अध्यक्ष जितने बनाए हैं वो उस जाति के बनाए, इतने टिकट दिए हैं उस जाति को दिए हैं। और ये बताते हैं कि हमारी पार्टी 4 साल तो चले गए, लेकिन उनके सुपुत्र शायद ये भूल गए कि पार्टी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, पार्टी बनाई जाती है कार्यकर्ताओं से। और कार्यकर्ता बहुत अच्छे हैं सभी पार्टियों में, लेकिन निष्ठावान कार्यकर्ता की हमारे पास कोई कमी नहीं भाजपा के पास। तो हम आश्वस्त हैं पक्का कि 10 तारीख को कमल का फूल फिर से खिलने वाला। बिल्कुल। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जनाधार की यहाँ पर बात जो है सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी लगातार करते रहे हैं, लेकिन सीधा बीजेपी की तरफ से कहा गया था, 300 प्लस का नारा दिया गया था और सभी आंकड़े निकलकर सामने भी यही आ रहे हैं अमित जी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जा रही थी उनका कितना फायदा जनता को मिला होगा, तभी जनता का समर्थन यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी को मिला। लेकिन विपक्ष तो लगातार कई तरह के मुद्दे उठा रहा था, क्या फेल साबित क्यों हुआ विपक्ष? आप कैसे देखते हैं सर? विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था इस चुनाव में। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं था ना, तो वो भाजपा को किसी इस बात पे घेर पाए कि हम लोगों ने, हमारे मंत्री ने भी कोई घोटाला किया, हम लोगों ने किसी तरह से कोई दलाली करने के बाद किसी बच्चे की नौकरी लगाई, या जो हमारा इस कोरोना काल में जो कोविड का काल था, इतना बुरा काल शायद ही किसी हमारे इस पीढ़ी तो नहीं देखा। उस आप देखें कि जो राशन की लाइनें लगती थी पहले लंबी लंबी, इस बार हमारे माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने और हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इतना अच्छे तरीके से राशन की जो वितरण प्रणाली बनाई और जिस तरह से राशन वितरण किया, वो मैं तो कहूंगा कि ये आगे आने वाले जो समय आएगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ये एक उदाहरण होगा कि कैसे एक पिता की तरह अपनी जनता को पाला उसके नेताओं ने। ये बहुत काबिल तारीफ है। और ये बात वोट लेने की नहीं है, ये तो एक वैसी बात है कि हम लोग एक इंसान होने के नाते जितना करना चाहिए था वो सब किया हमारी पार्टी ने। ठीक है सर। सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल के माध्यम से देखा गया कि जो है कोई चैनल यहाँ पर जो है किसी के आंकड़े 300 प्लस रहे, किसी के 300 से थोड़ा नीचे रहे, क्या इसको फाइनल मान लिया जाए या फिर कुछ अप डाउन हो सकता है सर? देखिए 2017 में जब आप एग्जिट पोल आप दिखा रहे थे तो भाजपा शायद किसी भी नहीं दिखाया था, लेकिन
अब तो हमें मालूम था कि हमारे 350 सीटें आने वाली हैं। फिर भी जो गठबंधन ये पार्टियां करती हैं वो अपने फायदे के लिए करती हैं। हाँ, ये जी। मान सकते हैं कि हमें 350 ना मिले, लेकिन ये हम आश्वस्त हैं कि 250 प्लस तो हमारी सुबह 12 बजे तक तो वोटिंग वाले दिन हम्म। मिल गई थी। हम्म। उसके बाद जो बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो कहीं ना कहीं भाजपा के ही पक्ष में जाने वाला है। ठीक है सर। लेकिन एक सवाल और है यहाँ पर नागर साहब कि गठबंधन को जनता नकार क्यों रही है? चाहे इस विधानसभा के चुनाव की 2022 की बात करें या फिर 2017 की बात करें, लोकसभा चुनाव हुआ उसमें यहाँ पर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से सपा का भी गठबंधन कांग्रेस के साथ हुआ, बसपा के साथ हुआ, लेकिन जनाधार जो है हासिल नहीं कर पाई है पार्टियां यहाँ पर बीजेपी के सामने। गठबंधन पूरा धराशायी हुआ है। सबसे मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? अब जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं वो जी। जातिवाद से ऊपर निकल गए हैं। अब जो हम्म। वोटर है वो पढ़ा लिखा वोटर है। आप जी। देखें, पूरे वर्ल्ड में सबसे हम्म। ज्यादा युवा अगर देश है कोई तो वो भारत है। जी। हम्म। हमारा जो नया भारत है, यहाँ के बच्चे जी। जाति बिरादरी को नहीं मानते हैं। हम्म। जितनी भी पार्टियां गठबंधन कर रही थी, आप देखें, कोई हम्म। किसी द, कोई भी दल हो, कोई किसी जाति की बात करती थी, कोई किसी जाति की बात करती थी। केवल हम्म। भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जाति को, सभी धर्मों को एक साथ लेकर काम किया है। तो मैं फिर से मानता हूं, जैसे वो 2014 हुआ, 17 हुआ, हम्म। 19 हुआ, हम्म। वो 22 आपके सामने आने वाला है हम्म। परसों। वाह, बिल्कुल है। लेकिन आपको ये क्या क्या कैसे देखते हैं यहाँ पर नागर साहब की पश्चिम यूपी में कुछ सीटें कम रहेंगी पिछली बार की तरह, पिछली मर्तबा की तरह, फिर उसकी भरपाई जो है पूरब की साइड में करेगी बीजेपी, या फिर जो जनाधार पिछली तरह से यहाँ पर पश्चिम यूपी में बीजेपी को मिला था वही जनाधार एक बार फिर से 2022 में यहाँ पर मिल रहा है पार्टी को? बिल्कुल, जनाधार उतना ही रहने वाला है। और हम्म। हो सकता है कुछ सीटें हम लोग अपनी कमी से कुछ जी। कम कर लें, लेकिन हम्म। कुछ सीटें हम बढ़ाने भी वाले हैं। ये आप हम्म। देखें, जो गढ़ हम्म। किसी पार्टी का माना जाता है वह अब गढ़ किसी का नहीं रहा है। जो हम्म। बच्चे नए पढ़े लिखे निकल कर आए हैं वो अब जानते हैं कि देश के लिए कौन सी पार्टी काम करने वाली हम्म। है। हम्म। अब आप देखें, जो बिल्कुल। युद्ध चला है। हम्म। हेलो। जी 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 सर, अब जो आपकी आवाज आ रही है, आप युद्ध अपनी चला है, बात पूरी कीजिए। जो युद्ध चल रहा है, आप सब उससे जी। परिचित है। उसकी हम्म। मध्यस्थता के लिए भी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम आया। तो हम देख हम्म। सकते हैं कि जब पूरी दुनिया हमारी तरफ आंख उठा देख रही है कि हमारे हम्म। से एक उसको आशा है हमारे देश से, तो हमारा तो हम्म। यूपी, जो हमारे हम्म। देश, इसकी दिल की जान है हमारे देश की, जहां से हम्म। राजनीति देश की निकल के आती है, तो उसको हम्म। कैसे अपने बच्चे भूल जाएंगे। और वोट वो हम्म। कमल के निशान पे लगा के आए होंगे पक्का। ठीक है सर। लेकिन ये चुनाव के वक्त इस तरह की भी चर्चाएं थी यहाँ पर नागर जी की, जिस तरीके से पश्चिम यूपी में यहाँ पर अरवली का प्रभाव है, और फिर दूसरी तरफ किसानों के बड़े नेता जो निकलकर अब इस पूरे आंदोलन में सामने राकेश टिकैत, उनका भी कहीं ना कहीं इशारा दूसरी पार्टियों की तरफ था चुनाव को लेकर, हालांकि वो खुलकर सामने नहीं आई इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन ऐसा क्या हुआ? किस तरीके से प्यार एक बार फिर से जनता पर भारी रहा? कमल का फूल खिलाने को लेकर जनता एक बार फिर से सामने आई। हालांकि चाहे वो रैली में कम संख्या रही हो, कुछ रैलियां ऐसे भी निकलकर सामने आई, यहाँ पर बीजेपी नेताओं की संख्या कम रही है, लेकिन आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं कल से, वो तो खुश कर देने वाले हैं। दरअसल चौधरी चरण सिंह, माननीय जी। हमारे प्रधानमंत्री रहे देश के, उनकी मैं हम्म। बहुत बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि जी। वो नेता हैं, हमारे किसानों के हम्म। नेता रहे हैं। जी। लेकिन उनके जाने के बाद देश को कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो किसानों की सोच जी। सके। हम्म। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कोशिश करी, जो हम्म। बिल लाकर, कानून लाकर, कि कृषि बिल लाकर, कि उनके बारे में कुछ सोचा जाए। लेकिन जब जनता देख रही थी, किसान वहां पर धरने पर बैठे थे, तो वो वही लोग थे जिनको ये चिंता थी, अपनी खेती की चिंता नहीं थी। उनको जी। चिंता थी उन लोगों की जो उनके घरों के बीच से नाज लेकर जाते हैं और बीच में उनके पैसे के टैक्स खाते हैं। तो मैं आश्वस्त हूँ पूरा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हमारे भाई, किसान भाई हैं, उन्होंने इस जी। चीज को समझा होगा। और हम्म। उन्होंने समझा, मैंने देखा है, बहुत लोग मिलते हैं हम्म। मेरे से, जी। बताते हैं कैसे गांव में लोग चुपचाप, क्योंकि भैया बताते हैं कि वो पार्टी गुंडों की है, तो वो हम्म। लोग उनके सामने नहीं कहते हैं। लेकिन जी। वो जो वोटर हैं जिन्होंने वोट हम्म। करा है, वो बताते हैं हम्म। चुपचाप, वोट हुआ है बहुत हम्म। अच्छा। नागर जी, जिस तरीके से बहुमत मिल रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को, फिर 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, कितना प्रभाव पड़ेगा? कितना माना जाए कि जनाधार जो है फिर लोकसभा के चुनाव में यहाँ पर जो है बीजेपी को मिलेगा?
इस बार आप देखें, जीत की हैट्रिक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लगाने वाले हैं। उनके नेतृत्व में सेंटर में फिर से हमारी सरकार बनेगी और उसमें भागीदारी यूपी की बहुत अच्छी होगी, पहले से भी मजबूत होगी। जी, यह मान लिया जाए क्योंकि जिस तरीके से एक तो देश का सबसे बड़ा राज्य है और सबसे ज्यादा सीटें चाहे लोकसभा की हो विधानसभा की उत्तर प्रदेश में ही रही 80 और सीटें हैं हमारे यहाँ। ये भी सच है कि लोकसभा से ज्यादा जो है सांसद चुन करके उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, दिल्ली जो पहुंचते हैं। और ये भी सच है कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री भी यूपी से ही आए जो अब तक रहे, चाहे वो राष्ट्रपति जी की बात हो। तो नागर साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि कैसे और क्या और कौन सा मुद्दा ऐसा रहा जो बीजेपी को सबसे ज्यादा जो है मुद्दों को विपक्ष के प्रभावित करा और समर्थन जनता का हासिल करने में कामयाबी मिली? वो मुद्दा था सच्चाई का। हमारी पार्टी ने आज तक हमेशा ऐसा बोला कि जैसे कि वो अपने प्रधानमंत्री जी हमारे रहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे रहते हैं, वो कभी किसी से द्वेष नहीं रखते, ना ही कभी झूठ बोलते हैं। जो आज तक वादे किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, वो सब धरातल पे पूरे कराए हैं। और आप देख सकते हैं आज जो बच्चे हमारे यूक्रेन वहां पढ़ रहे थे, उनको कैसे एक एक करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो यूपी के हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात करके कैसे अपने देश के बच्चों के प्रति उनका लगाव, खुद माननीय प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर बच्चों को रिसीव करने जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी? पहले प्रधानमंत्री लोग ऐसे हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, आपको सब मालूम है, उनके केंद्रीय मिनिस्टर भी उनसे मिलने के लिए समय मांगा करते थे। चलिए अमित जी, अब देखना होगा कि 10 मार्च को क्या कुछ और निकलकर सामने आता है, क्योंकि जनता जनार्दन है और देखना होगा समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को कितना मिला है। 10 मार्च को फिर आपसे बातचीत होगी और करेंगे बात आखिरकार कि कितना समर्थन मिलेगा। शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त निकाला, विस्तार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अहम सवाल यही है कि आखिरकार जिस तरीके से 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव के, किस पार्टी को यहां पर कितना समर्थन मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रुझान किस पार्टी के पक्ष में जा रहा है। लेकिन ये अप डाउन हो सकता है क्योंकि ये रुझान है। अब देखना होगा 10 मार्च को कि आखिरकार तस्वीर निकलकर सामने क्या आती है। तस्वीर साफ जो है वो 10 मार्च को होगी और देखना होगा कि आखिरकार राज तिलक किसका होगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।